नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी में उतरेंगे जो पूर्वी हिस्से में बसा है, झारखंड। ये एक ऐसी जमीन है जिसकी पहचान जितनी इसके घने जंगलों से है, उतनी ही इसके गहरे विरोधाभासों से भी है। चलिए, कहानी की शुरुआत एक आंकड़े से करते हैं। जरा सोचिए, पूरे भारत की जो खनिज संपदा है, उसका 40% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से आता है, झारखंड। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी जबरदस्त दौलत होने के बावजूद इसी राज्य की लगभग 39% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। और सच कहूं तो यही झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे दुखद विरोधाभास है। इस पहेली को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि इसके नाम को ही देखना होगा। झार मतलब जंगल और खंड मतलब भूमि। झारखंड यानी जंगलों की भूमि। इसकी पहचान सीधे सीधे इसकी प्रकृति से जुड़ी है और यही इसकी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो ठीक है, चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, झारखंड की कहानी आज के कारखानों और खदानों से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो बहुत बहुत पुराने समय से चली आ रही है। और दिलचस्प बात क्या है पता है? इस इलाके में एक ऑर्गेनाइज्ड समाज बनाने की शुरुआत किसी बाहरी ताकत ने नहीं की, बल्कि यहीं के मूल निवासियों, मुंडा और भूमिज जनजातियों ने की थी। उन्होंने अपने राज्य बनाए, जो ये दिखाता है कि यहाँ सेल्फ रूल की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। लेकिन झारखंड का इतिहास सिर्फ कुछ बनाने का नहीं है। ये अपनी जमीन और अपने संसाधनों पर बाहरी कंट्रोल के खिलाफ एक बहुत लंबे समय तक चले संघर्ष का भी इतिहास है। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। 1770 से ही विद्रोह शुरू हो गए थे, चुआड़ और चिरो विद्रोह। फिर आया 1831 का कोल विद्रोह, जिसमें कई जनजातियां एक साथ आ गई। उसके बाद 1855 का संथाल हूल, जिसने तो अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी। और आखिर में बिरसा मुंडा का वो महान उलगुलान। मतलब ये विद्रोहों की एक कभी ना टूटने वाली चेन है जो अपने हक के लिए लड़ी गई। और इन सभी लड़ाइयों का, इन सभी संघर्षों का एक ही मूल मंत्र था: जल, जंगल, जमीन। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो अपने जीने के तरीके और अपनी पहचान को बचाने का संघर्ष था। सदियों का ये जो संघर्ष था, इसने आखिरकार 20वीं सदी में एक नया मोड़ लिया और एक सपना हकीकत में बदल गया। सालों के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब झारखंड भारत के नक्शे पर एक अलग राज्य बनकर उभरा। ये उस लंबे संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का झारखंड कैसा दिखता है। इसकी इकोनॉमिक और कल्चरल पहचान आखिर है क्या? जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, ये जगह खनिजों का खजाना है। भारत का लगभग 1/4 कोयला, 17% लौह अयस्क यहीं मिलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत का लगभग 80% अपघ्रक यानी माइका वो यहीं से आता है। और इन्हीं खनिजों की मजबूत नींव पर बने हैं भारत के कुछ सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस, जैसे जमशेदपुर में टाटा स्टील और बोकारो स्टील प्लांट। ये देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन रुकिए, झारखंड सिर्फ उद्योग और खनिजों की ही भूमि नहीं है। यहाँ का जो कल्चरल फैब्रिक है वो भी बहुत रिच है। यहाँ करीब 68% हिंदू और 14.5% मुस्लिम आबादी तो है ही, साथ ही करीब 13% लोग सरना धर्म को मानते हैं। ये इस इलाके का एक बहुत ही प्राचीन और प्रकृति से जुड़ा हुआ विश्वास है। और ये जो विविधता है ना, वो यहाँ की भाषाओं में भी साफ साफ झलकती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा संथाली, मुंडारी, हो, नागपुरी ऐसी 15 से भी ज्यादा भाषाएं हैं जिन्हें एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। सच में ये एक सच्चा कल्चरल मेल्टिंग पॉट है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था, यानी उस सबसे बड़े विरोधाभास पर। ये स्लाइड इस पूरी पहेली को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ भारत के 40% से ज्यादा मिनरल्स और बड़े बड़े उद्योग, और दूसरी तरफ गरीबी, कुपोषण और विकास के नाम पर अपनी ही जमीन से बेघर होने का दर्द। कई लोग इसे ही संसाधन का अभिशाप भी कहते हैं। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जंगलों की ये भूमि जो संघर्ष की एक लंबी विरासत से बनी है,
वो आखिरकार ये कैसे पक्का कर सकती है कि इसकी बेशकीमती प्राकृतिक दौलत का फायदा कुछ लोगों तक ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि इसके हर एक नागरिक तक पहुंचे? इस सवाल का जवाब ही झारखंड का आने वाला कल तय करेगा।